तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये चौथा क्या कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि मैंने आपको बताया था। तो न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिच मिस्कर ने क्या कहते हैं डेवलप किया था। ये देखें, ये जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम है, कहीं आप इसको कुछ और ना समझ बैठें, ठीक है। तो ये मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए न्यूक्लियन इन्होंने नाम इसका दिया था न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है ना। पहले पुराने ज़माने में हम इसको न्यूक्लियन न्यूक्लियन कहते थे, बाद में ये इसका नाम चेंज होकर न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है ना। सिंपल अब हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो तमाम लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, वायरस से ले तक के इंसानों तक, ठीक है ना। वायरस के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है, और मतलब वायरस से लेकर छोटी सब, क्योंकि वायरस देखें सबसे छोटा लिविंग थिंग्स है, सही सबसे छोटा इस दुनिया में। उसके बाद बैक्टीरिया आता है, फिर इन अदर बड़ी बड़ी चीज़ें करके, और सबसे बड़ा मैन आ जाता है, ठीक है ना। तो छोटे से बड़ा तक भी न्यूक्लिक एसिड यहाँ पाया जाता है। देर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दो तरह की, दो टाइप्स होती है न्यूक्लिक एसिड की। पहली टाइप जो होती है वो डीएनए और दूसरी होती है आरएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी रिबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को कहते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप देखें कि आरएनए जो होता है वो 90% पाया जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और 10% जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। देखें 10% किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आरएनए 10%, और साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, 90% पाया जाता है आरएनए, ठीक है। मैं आरएनए की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए, न्यूक्लियोटाइड इज अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अच्छा, ये जो बड़ा मतलब फेवरेट पॉइंट होता है, ये जो लाइन है ये बड़ी फेवरेट पॉइंट है एमसीक्यूज़ की। ये मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपके पास यहाँ आ चुका है एक चार्ट, देखें। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको मतलब एम कैट में आपको बड़ा घुमाते हैं। यहाँ पर एस लग रहा है भाई, न्यूक्लियोसाइड ये ई है, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनियस बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है ना। ये दो चीज़ें बस। अब अगर तीनों चीज़ें मिल जाएं, फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ मिल जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है ना। आप ये इस तरह याद रखें कि ये पेंटोस शुगर और बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और शुगर बेस और ये फॉस्फोरिक एसिड जब मिल जाएगा, तीन चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी। ये पूरी बात इसके अंदर समझाई गई है, जो कि मैंने आपको दूसरे वर्ड में समझा दी है। तो पेंटोस शुगर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड आता है राइबोस और डीऑक्सीरिबोस। ठीक है, पेंटोस का मतलब होता है 5, ठीक है ना। तो 5 यानी कि 5 कार्बन एटम होना लाजमी है। तो राइबोस यानी कि आरएनए के अंदर 5 होते हैं, इसलिए हम इसको पेंटोस शुगर कहते हैं। और डीऑक्सीरिबोस के अंदर भी कार्बन की तादाद 5 होती है, इसलिए हम इसको पेंटोस शुगर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फार्मूले में क्या डिफरेंस है, फार्मूले में भाई राइबोस यानी कि 5, तो ये 5 ऑक्सीजन आ गया, और डीऑक्सीरिबोस यानी कि एक कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। राइबोस इज फाउंड इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड वाइल डीऑक्सीरिबोस शुगर फाउंड इन डीएनए। सिंपल, डीएनए के अंदर डीऑक्सीरिबोस शुगर पाई जाती है, और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर फॉस्फोरिक एसिड ये शुगर और बेस में लगेगा जब जाके न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है ना। ये पूरी लाइन ये मतलब इसमें बताया गया कि 5th कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, यहाँ पेंटोस शुगर में फॉस्फोरिक एसिड जाके अटैच हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अच्छा, अब देखें, दो बेसिक टाइप है नाइट्रोजनस बेस की, ठीक है ना। हमने क्या, ये देखें यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़नी थी ना, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर हमने पढ़ ली, और यहाँ पर हमने फॉस्फोरिक एसिड भी हमने देख लिया। अब बारी है किसकी, नाइट्रोजनस बेस की बारी है। तो अब हम नाइट्रोजनस बेस को देखेंगे। देखिए, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अगर समझाऊँ आपको, प्यूरिन्स जो होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं प्यूरिन्स के अंदर, और
याद रहे एमसीक्यूज में आपको बड़ा घुमाएंगे कि प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये पूरा चार्ट ऐसे ही दे देंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्यूरिन्स है और कौन सा पैरामिडीन है, तो आपको याद रखना है कि जहाँ डबल रिंग आ रही हो उसको कहते हैं हम प्यूरिन्स, और जहाँ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो उसको हम कहते हैं पैरामिडीन्स, ठीक है ना। प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं, जबकि पैरामिडीन के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है ना। इस तरह आप याद रख सकते हैं। और इस तरह भी आप याद रख सकते हैं प्यूरिन्स के अंदर आपको पता है डबल रिंग पाई जाती हैं, तो इसका मतलब 2 कंपाउंड ही होंगे इसके अंदर, ठीक है ना, एडेनिन और गुआनिन। तो अब आगे चलते हैं और ये आप देख सकते हैं कि अच्छा देखें मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसकी आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए। डिटेल इसका आगे बहुत है, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। देखें एग्जाम्पल बहुत आती हैं, पूछ लिया जाता है कि एटीपी और एडीपी क्या है, तो ये क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। अच्छा भाई अब देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी कि अगर कन्वर्जन की मैं बात करूँ, देखें एटीपी से क्या मुराद होता है, एटीपी होता है एडिनोसिन, टी यानी कि ट्राइफ और पी यानी कि फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का मतलब होता है, यहाँ पर डी का मतलब होता है डाई और यहाँ टी का मतलब होता है ट्राई, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। तो अब जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो वो एक एनर्जी रिलीज़ करेगा, उस एनर्जी कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, 7.3 केकल एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये एमसीयूज़ का फेवरेट पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हैं। 7.3 केकल एनर्जी वो रिलीज़ करता है जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। अब देखें डाइन्यूक्लियोटाइड की क्या एग्जाम्पल है, डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है एनएडी, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसकी है, एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट। पूछ लिया जाएगा कि एनएडी कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो भाई ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, और ये 2020 के एमकेट में भी आ चुका है, नेशनल एमडीकेट के अंदर। तो एनएडी की मतलब फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है निकोटीनियम अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल याद रखें, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं दोनों, डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ज़रा डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो हमने बात की कि डीएनए और आरएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस पाया जाएगा। तो पहला डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि भैया ये डीऑक्सीरिबोस शुगर होता है, 4 ऑक्सीजन होते हैं इसके अंदर, और आरएनए जो होता है वो राइबोस शुगर होता है, 5 ऑक्सीजन होते हैं। राइबोस का मतलब भी 5 होता है, इस तरह आप याद रख सकते हैं कि इसके अंदर 5 ऑक्सीजन पाए जाएंगे। दूसरा डिफरेंस जो होगा वो होगा डीएनए कंटेन्स, ये देखें 3 चीज़ें तो हर मतलब आरएनए और दोनों में कॉमन रहेगी, जो फ़र्क जो आता है वो थायमिन और यूरेसिल का आता है। थायमिन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ में इसलिए पूछ लिया जाता है कि बताएं कि आरएनए में क्या चीज़ पाई जाती है, क्या चीज़ नहीं पाई जाती, तो वो थायमिन है जो कि नहीं पाई जाती। और इस तरह पूछ सकते हैं कि आरएनए में क्या चीज़ पाई जाती है, तो यूरेसिल है जो कि पाया जाता है। तीसरा जो है यहाँ पर डिफरेंस मौजूद है, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ यहाँ पर, देखिए डीएनए का देखें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हेलिकल। और इस हेलिकल के दरमियान बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट है ये भी, कि पूछ लिया जाता है कि भैया डीएनए के बीच में बॉन्ड जो पाया जाता है कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आरएनए के अंदर से एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चौथा जो डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है, डीएनए जो होता है वो उसकी एक ही काइंड होती है, खुद डीएनए, और आरएनए की 3 किस्म की काइंड्स होती हैं। पहले काइंड होती है आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आर फॉर राइबोसोमल, टी फॉर ट्रांसफ़र, एम फॉर मैसेंजर। तो ये थे छोटे मोटे डिफरेंस, ठीक है। अच्छा आते हैं डी पार्ट की तरफ के डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल।
कि भाई डीएनए जो एक विरासती मटेरियल होता है वो पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस में आता है। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगा, किन साइंसदानों ने पता लगाया, ये तमाम इसमें बताया गया है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर आप जब बुक रीडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ मिलेगी। आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती है, तो आपके टाइम को सेव करना है, तो इसलिए मैंने आपको ये देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ग्रिफ नाम के साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर किया था सबसे पहले। हार्शी और चेस ने क्या किया था भाई, ये कंफर्म किया था कि हाँ वाकई में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। ठीक है ना, डीएनए को डिस्कवर किसने किया, ग्रिफ ने, कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एक विरासती मवाद है। और हार्शी और चेस ने क्या किया था, कंफर्म किया था कि हाँ वाकई डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तीसरी चीज़, एवरी एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा बड़ा है, वो आगे जाके आपको मैं बताऊंगा, काफ़ी डिटेल है चैप्टर नंबर 7 में। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि इन साइंसदान ने क्या किया था, एक एस टाइप रखा था और आर टाइप रखा था। एस टाइप जो थी वो पॉइजन था जिसके अंदर जहर था, और आर टाइप में कोई जहर नहीं था। ठीक है ना, तो उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करवाई थी जो कि आगे जाके हम आपको पढ़ेंगे। उसमें वाज़े ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी कि जो एस टाइप था उसने अपना डीएनए आर टाइप को ट्रांसफ़र करा दिया था इजीली। तो ये एक्सपेरिमेंट जो होता ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो एवरी ने डिस्कवर किया था। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि ये बुक में बताया गया है। आप सिंपली इसको देख लें, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपको घुमाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि भैया किसने कंफर्म किया था जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, तो कुछ बच्चे ग्रिफ में लगा देते हैं रट्टा मार के, तो वो रॉन्ग हो जाता है, जबकि आंसर जो होता है वो हार्शी और चेस होता है। और कुछ एमसीक्यूज़ इस तरह आता है कि भैया किसने डिस्कवर किया था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो कुछ बच्चे हार्शी और चेस लगा देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है, जबकि डिस्कवर सिर्फ ग्रिफ ने किया था और कंफर्म किसने किया था, हार्शी और चेस ने किया था। तो हम, अच्छा ये चीज़ मैं बता दूं, देखें डबल डीएनए का ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया, उसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये डीएनए का पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ। देखें, ये आया एडेनिन, ये आया थाइमिन, ये आया गुआनिन, ये आया साइटोसिन। ठीक है ना, तो ये इस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होती हैं। अच्छा, हम इसको किस तरह याद कर सकते हैं, हमारे जो सर थे उन्होंने इस तरह याद करने का तरीका बताया। देखें, ये है ना, ए के साथ हमेशा टी लगेगा, ये हो गया एट। ठीक है ना, ए टी हो गया एट, और जी के साथ हमेशा सी लगेगा, तो ये हो गया गर्ल्स कॉलेज। इस तरह आप याद रख सकते हैं, गर्ल्स कॉलेज, एट गर्ल्स कॉलेज। ए टी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और जी सी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह याद कर सकते हैं, ए टी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और जी सी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एमसीक्यूज़ के फेवरेट पॉइंट्स ही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ई जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रहिए, जितने भी हेडिंग हमने पढ़ी हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने पढ़ी हैं। तो आरएनए जो होता है वो एक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब देखें, डीएनए है, ठीक है ना, ये आपका आ गया एक डीएनए। तो डीएनए हमें यह तो पता चल गया कि एक जेनेटिक मटेरियल है, ये विरासती मवाद है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। लेकिन भाई इसके डीएनए के अंदर कोई चीज़ होती होगी ना जो कॉपीज़ में काम आती होगी, जो ट्रांसलेशन में काम आती होगी, जो मैसेज के ज़रिए कोई ना कोई जो कॉपी होता होगा, कोई ना कोई चीज़ तो होती होगी, तो वो आरएनए होती है। आरएनए ये काम करती है। ठीक है ना, आपकी जो शक्ल है वो पेरेंट्स से क्यों मिलती है, वो इसलिए क्योंकि जो आरएनए होता है वो कोडिंग करता है आपकी तमाम पेरेंट्स की शक्ल को नेक्स्ट जनरेशन में। पहली हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कॉपी करना। ठीक है ना, कॉपीड, डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो अब यहाँ आप इस तरह याद कर सकते हैं कि डीएनए जो होगा वो कॉपी हो रहा होगा आरएनए में, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन को देखें, इसकी डिटेल आगे बहुत मौजूद है, हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब
वही होता है कि ट्रांसलेट करके बताना, ठीक है ना। और ये दो टाइप्स होती हैं इसके अंदर, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यहाँ आप देख सकते हैं आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है डीएनए के अंदर बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ज़रिए, ठीक है। ये मैसेज जो होता है भैया आरएनए के अंदर होता है। मैसेज के कौन सी जीन किस में लगानी है, इंसान की शक्ल कैसी होनी है, तमाम जितने भी मैसेज हैं वो आरएनए देता है डीएनए को। तो यहाँ तक न्यूक्लिक एसिड पूरा फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप कमेंट करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा मुझे। मज़ीद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे।